बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में होता है? तो कई तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा के क्वेश्चन देखिए वही होता है, लेकिन पूछने का तरीका बहुत बदल जाता है। तो बिहार में वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक से है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सोन। तो सोन नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक पहाड़ियों में से होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये गंगा में मिलती है, यानी गंगा की सहायक नदी है और ये पटना के निकट गंगा में जाकर मिल जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो विंध्य का मतलब हो गया देखिए विंध्याचल और सतपुड़ा, इनके बीच जो बहने वाली नदी है उसका नाम क्या है? नर्मदा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा। और नर्मदा जो नदी है वो आपको पता होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी दिशा है। नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली नदी है। अगर राज्य पूछ लिया जाए तो मध्य प्रदेश और गुजरात में ये बहती है, अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की दिशा में बहते हुए ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन की घटती आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? मतलब एक तरीके से हमें बताना है कि जैसे सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी होगी, फिर उससे छोटी कौन सी होगी। तो इस तरीके से हमें इसको अरेंज करना है घटते हुए क्रम में। तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये चार नदियाँ लिखी हुई हैं ऑप्शन में। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो हमें दिख रहा है नर्मदा, क्योंकि इन चारों नदियों में से नर्मदा का जो लंबाई आपके लिए सबसे ज़्यादा है। फिर है आपकी तापी, ताप्ती, और उसके बाद आपकी आती है माही और देन साबरमती। तो जो सही आंसर का क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी। एक बार सबकी लंबाइयाँ देखिए, नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। आप लोगों को अब बहुत सारी बुक्स चेकआउट करोगे ना, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस लंबाई आपको अलग अलग मिलेगी, वो भी बहुत माइनर सी, जो कि इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इनको ध्यान रखें, ये मैंने बिल्कुल चेकआउट करके आपको बताई है। ताप्ती की लंबाई 724 किलोमीटर, माही की लंबाई 583 किलोमीटर और साबरमती की लंबाई है 320 किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद है कालिंदी डैश का दूसरा नाम है। भाई किसका नाम है? कालिंदी। तो कालिंदी जो है वो यमुना नदी का ही दूसरा नाम है। तो यमुना को ही कहा जाता है कालिंदी। अब इसका नाम कालिंदी क्यों पड़ा? क्योंकि कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसको कालिंदी बोले जाने लगा। तो ध्यान रखिएगा, यमुना का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी। इसके बाद है निम्नलिखित में से नदियों का लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे हमें अवरोही क्रम लिखना है। अवरोही क्रम का मतलब वही हो गया, सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। देखिए सबसे बड़ी अगर हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई सबसे ज़्यादा है, फिर आती है आपकी गंगा, देन आपकी आती है कौन सी? गोदावरी एंड देन नर्मदा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए। कई बार आप लोग ब्रह्मपुत्र और गंगा में कंफ्यूज हो जाते हो। देखिए लंबाई में ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो गंगा लगाओगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की शुरुआत आपकी भारत से नहीं होती है, क्योंकि इसकी शुरुआत तिब्बत से होती है। अगर आप इतना डिस्टेंस को हटा दो, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, तो ये एग्जैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि ये भारत की ही नदी है। तो आप लोगों को ये दोनों चीज़ों में फ़र्क समझना होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें नदी की लंबाई के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आंसर आप लगा के आओगे ऑप्शन नंबर ए लगा के आओगे।
आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। ब्रह्मपुत्र देख लीजिए 2900 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र को तब तिब्बत से निकलती है तो इसे सांगपो कहते हैं, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, और जब ये असम में आ जाती है तो इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। गंगा है 2525 किलोमीटर, और भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर ये 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, और नर्मदा आपकी होगी 1312 किलोमीटर। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे बनेगा, भारत की पूछा है ना, तो गंगा तो भारत से ही शुरू होती है ना, तो ये भारत की ही नदी है, और यहाँ पे आप लगा के आओगे आंसर गंगा। क्लियर। और गंगा 2525 किलोमीटर जो है वो इसकी टोटल कुल जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है, याद हो जाएगा। और गोदावरी के बारे में ध्यान रखो, वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है अगर गोदावरी के बारे में पूछा जाए तो। इसके बाद है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी बांग्लादेश में जानी जाती है पद्मा के नाम से। देखिए गंगा की जब मुख्य धारा बह के आती है तब ये पश्चिम बंगाल मतलब जो फरक्का का बांध है, फरक्का के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ इसे पद्मा कहते हैं। गंगा देखिए जब स्टार्टिंग में चलती है तो अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त रूप से बनती है, मतलब एक तरीके से भी मिलती है तो इसको गंगा बोला जाता है। हरिद्वार के बाद ये जो नदी है वो मैदानों में प्रवेश कर लेती है, इससे पहले ये पहाड़ों पे होती है और मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। बांग्लादेश में देखो इसे पद्मा कहा जाता है और बांग्लादेश में ही इसमें ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है। जब इसमें ब्रह्मपुत्र आके मिल जाती है तो इसका नाम मेघना हो जाता है। ये भी कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं आप लोगों से। इसके बाद है भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियाँ कौन सी हैं, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर होगा देखिए यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र। अच्छा यहाँ पे बात आती है नौगम्य होता क्या है। तो कोई सा भी ऐसा जल निकाय, यहाँ पे जल होगा, कोई सा भी ऐसा जल निकाय जैसे नदी होगी, आपकी नहर हो गई या झील हो गई, उसको नौगम्य हम उस स्थिति में कहेंगे जहाँ पे उसकी गहराई, चौड़ाई और जो भी उसकी गति है वो ऐसी हो जहाँ पे आप जलयान आसानी से कर सकते हो, मतलब आपका जो जलयान है वो आसानी से उसे पार कर सकता हो, उसे बोलेंगे हम नौगम्य नदी। तो करेक्ट आंसर ध्यान रखिएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है भागीरथी जो नदी है वो निकलती है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो ये गौमुख से निकलती है, ध्यान रखिएगा। गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर में गोमुख वहाँ पर जगह है, स्थल है, वहाँ से ही नदी निकलती है। और टिहरी के पास जहाँ इसमें भिलांगना मिलती है वहाँ पर ही टिहरी डैम का निर्माण किया गया है। क्वेश्चन बनता है टिहरी डैम कौन सी नदियों पर है, भागीरथी और भिलांगना की नदी, मतलब दोनों जहाँ पे मिलती हैं। आगे फिर ये देखो देवप्रयाग में इसमें अलकनंदा भी मिल जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखो कि किस में कौन सी नदी मिल रही, कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पार से निकलती है। तो हिमालय की पार से जो नदी निकलती है वो है सिंधु। सिंधु नदी उत्तर भारत की 3 बड़ी नदियों में से एक है। बात करते हैं कि सिंधु निकलती कहाँ से है, तो ये तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से इसका उद्गम होता है। 3 देशों में बहती है क्योंकि देखिए निकलती तिब्बत में है, तो तिब्बत यानी चाइना का ही रीजन है पूरा, फिर भारत में आती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो 3 कंट्री से होकर ये जो नदी है वो बहती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है। जो गंगा नदी में अगर हम वाले नदियाँ मिलती हैं तो जैसे गंगा नदी बह रही है, ठीक है, तो यहाँ पे
पश्चिम में पहले कौन सी नदी मिली, फिर इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें सही क्रम लगाना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो नदी है वो आपकी कौन सी मिलती है, यमुना। उसके बाद घाघरा नदी इसमें मिलती है, फिर सोन, गंडक और कोसी। ये इसका बिल्कुल सही क्रम है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। यमुना देखिए सबसे पहले प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद बोलते थे, वहाँ पे गंगा में मिलती है। फिर आती है घाघरा नदी जो कि बलिया और छपरा के बीच गंगा में मिलती है। फिर आपकी आती है सोन नदी जो वैशाली जिले के सोनपुर में गंगा से मिलती है। गंडक नदी पटना के निकट मिलती है और कोसी नदी बिहार के पास गंगा में मिलती है। तो इस तरीके से सही क्रम लगाने को भी आप लोगों से कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो यहाँ पे बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, महानदी। देखो डेल्टा वो नदियाँ बनाती हैं जिनकी दिशाएं हैं पश्चिम से पूर्व, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, वो नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। महानदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो छत्तीसगढ़ में रायपुर के निकट सिहावा पहाड़ी से नदी निकलती है। फिर उसके बाद ये पूर्व की ओर बहती है, फिर वहाँ पे बहने के बाद उड़ीसा में प्रवेश करती है, वहाँ पे डेल्टा बनाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो आप लोगों को इसका पूरा का पूरा जो पाथ है किस तरीके से बहती याद रखिएगा। इसके बाद क्या है, दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। जो तो दूधगंगा नदी है ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अब जम्मू कश्मीर यूटी हो गया है, ध्यान रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। और दूधगंगा ये चेनाब की सहायक नदी है, ये भी आप ध्यान रखो। इसके बाद है अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण बताना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन में बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, घग्गर। जो घग्गर नदी है वो अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। ये शिमला के समीप शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के भटनेर के मरुस्थल में ये विलीन हो जाती है, इसलिए इसको बोला है अंतःस्थलीय अपवहन नदी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है। तो ये चार जो ऑप्शंस है ना, हमें इसमें से ही बताना है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी हो जाएगा। जो गोदावरी है वो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसके बारे में इतना आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है। इसका जो विशाल आकार है उसके कारण इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है वो यमुना में नहीं मिलती है। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों से यमुना में नहीं मिलती, मतलब यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो आप सभी को पता है कि जो सोन नदी है तो गंगा में मिलती है, तो सीधे सीधे आंसर देखो हो गया कि ये कहाँ पे नहीं मिलती है, यमुना में आकर नहीं मिलती है। अगला है कोयली, जिसकी सहायक नदी है। कोयली नदी का नाम है और इसकी सहायक नदियों के बारे में हमें बताना है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। कोयली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, तिब्बत से निकलती है और वहाँ पे इसको सांगपो कहते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश में आती है, वहाँ इसे देहांग कहते हैं। तो ये जितनी बार आप लोग रिवाइज़ करोगे उतनी बार बहुत इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। अगला है सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए सतलज नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पे तीन ऑप्शन, तीनों के तीनों गलत है। तो आप आंसर लगा के आओगे इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सतलज तिब्बत से निकलती है। तो यहाँ पे आंसर आपका ये सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंत में अरब सागर में गिरती है। तो भाई सिंपली आपको बताना है कि अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो इनमें से कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस पे कौन कौन सी है, कावेरी, नर्मदा,
गंगा और यमुना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नर्मदा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है बहने की। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, तो दोबारा से वो चीज़ रिपीट नहीं कर रहे। इसके बाद है अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो क्वेश्चन देखिए फिर से वही है, आपको सिर्फ घुमा के थोड़ा सा अलग तरीके से पूछ लिया। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी देखिए मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकली, फिर गुजरात में जाती है और फिर ये गुजरात में बहने के बाद अरब सागर में गिर जाती है। तो लोकेशन आप लोग इसकी इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। नदी का नाम क्या क्या है देखिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा गया है कि मतलब ये नदियों पर हमें बताना है कि क्या है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट ये हुआ है कि इसमें बताना है कि गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको दिए हुए हैं, इस तरीके से बहुत पूछ लेते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केवल 2 और 3। तो सिर्फ और सिर्फ इंद्रावती और जो प्राणहिता है ये है आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ। अगला है भारत की निम्नलिखित नदियों में से नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? सेन यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा गया है। तो देख लेते हैं फिर करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो जैविक मरुस्थल की बात करते हैं तो ये कहा जाता है दामोदर को। तो दामोदर नदी को क्यों बोलते हैं जैविक मरुस्थल? देखिए काफ़ी ज़्यादा प्रदूषण होने के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है और माना जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखो, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद है सुंदरवन जो डेल्टा है उसका निर्माण करने वाली नदियाँ। मैं आशा करती हूँ कि सभी को ये बारे में पता होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा है और यह बंगाल टाइगर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो बंगाल टाइगर है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो क्वेश्चन देखिए वही है जैसे आप लोगों से पहले पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये क्या चेंज हुआ, पहले आप लोगों को वो पर्वत श्रेणियों के नाम मिलते थे कौन कौन से, विंध्याचल और सतपुड़ा। अब नहीं मिले, बस खाली इन्होंने बोल दिया कि 2 पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है। तो आंसर वही रहेगा आपका नर्मदा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत में सबसे ऊंचे ज्वार भित्ति वाली जो नदी है ये कौन सी है? तो करेक्ट आंसर इज हुगली। जो हुगली है वो सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी है। बात आती है यहाँ पे ज्वारीय की। देखिए ज्वार भाटा सुना होगा आपने, जब सागर की लहरें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर आगे बढ़ती हैं तो उसे ज्वार कहती हैं, और जब नीचे गिरकर पीछे लौटती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे पूछा था सबसे ऊंची ज्वार भित्ति नदी, तो कौन सी हो जाएगी? हुगली हो जाएगी। इसके बाद है बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी कहाँ मिलती है? बेतवा मिलती है आपकी यमुना से। तो बेतवा आपकी यमुना की सहायक नदी है। ये मध्य प्रदेश में जो कुम्हारा गांव है ना, वहाँ पर निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है, और इसके ऊपर जो ऊपरी जो भाग है वहाँ पे कई झरने भी मिलेंगे, ये भी आप ध्यान रखो। वैसे आप लोगों से इतना नहीं पूछेंगे। इसके बाद है कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन के कारण बहुत ही कुख्यात है, बहुत फेमस है, सब जानी जाती है अपने मार्ग परिवर्तन के कारण। तो क्या हो जाएगा आंसर? कोसी।
कोसते रहते हैं ना इसको सब, तो ये मार्ग चेंज कर लेती है अपना, फिर वहाँ लोग कोसते हैं फिर चेंज कर लेती है। तो ऐसे आप लोगों को इसको जो याद कर सकते हो कोसी नदी को। तो कोसी नदी देखिए अपना जो मार्ग परिवर्तन करती है उससे भयंकर बाढ़ आती है बिहार राज्य में, और बिहार में काफ़ी जनधन की हानि भी होती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? सो करेक्ट आंसर इज इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुगली। हुगली भारत की नदी है जो गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी आप ध्यान रखो। और इसी के तट पर कोलकाता बंदरगाह भी स्थित है, जिसे पूर्व का लंदन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी है पंजाब के निर्माण में वो है आपकी सिंधु। सिंधु नदी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। टोटल कितने देशों से होकर ये बह रही है? 3 देशों से, ये भी आप ध्यान रखो। इसके बाद है निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर से है? तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमानी के पास ये निकलती है और इसे तब सांगपो कहते हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसे देहांग बोला जाता है, और असम की घाटी में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। अगला है भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? खुला नाला इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यमुना इज द करेक्ट आंसर। मानस जो है वो किस नदी की उपनदी है? तो मानस देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है या एक प्रमुख सहायक नदी है, और ये असम से होकर बहती है। इसका नाम देवी मानसा के नाम पर रखा गया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में होता है और ये भारत में ही विलीन हो जाती है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा चंबल। चंबल नदी ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत से होता है, और ये भारत में यमुना नदी की सहायक नदी कहलाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और इतना आप लोग इस क्वेश्चन से ध्यान रखो। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी नदी ताजे पानी की डॉल्फिन के लिए एक घर है? तो भाई आपने गंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सुना हो तो करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। देखिए आपका गंगा जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गंगा डॉल्फिन तथा सिंधु नदी डॉल्फिन गंगा तथा सिंधु नदी में पाई जाने वाली मीठी पानी की डॉल्फिन की 2 प्रजातियाँ, एक तो गंगा में आपको डॉल्फिन मिलेंगी, एक सिंधु नदी में मिलेंगी। तो ये 2 प्रजातियाँ हैं और ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। इसके बाद है अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो अजमेर है लूनी। लूनी बहुत जगह बोलते हैं, लूनी भी इसको बोल देते हैं, तो लूनी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अजमेर राजस्थान का एक ज़िला है, ये आपको ध्यान रखना है, और ये अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा है। माही नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? तो देखिए अगर आपको माही नदी के बारे में थोड़ा सी भी जानकारी होगी तो आप इजीली इसको बहुत अच्छे से लगा लोगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग माही नदी की। तो माही नदी मैंने आपको बताया था 583 किलोमीटर की टोटल लंबाई है। ये मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान और फिर गुजरात, यानी टोटल 3 राज्यों से होकर ये बहती है और फिर उसके बाद अरब सागर में गिर जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है तो ये माही ही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ये आपको बताना है।
इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पहली तो कौन सी है, गोदावरी है। अब दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी आपकी हो जाएगी कृष्णा। कृष्णा नदी जो है वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी ध्यान रखो। फिर पहले तो ये महाराष्ट्र से निकली, फिर कर्नाटक गई, तेलंगाना गई, आंध्र प्रदेश गई और फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। इसके बाद है तेल नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपको यहाँ से बताना है। तो देखिए तेल नदी जो है ना वो महानदी की सहायक नदी है, यानी महानदी की ट्रिब्यूटरी है। महानदी देखिए आपकी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी है। अगला है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। तो जितने भी नदी के तट पर कोई भी शहर होना वो आप लोग ज़रूर याद करके जाएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात आती है जमशेदपुर की, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी रांची के निकट छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो भाई ये थे आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट दी रिवर्स। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी अच्छे से और अब आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नदियों से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।